एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर टॉट्स में आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मानहानि। जैसा कि सामान्यतः हम देखते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति होती है, तो वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति की जो रेपुटेशन होती है, ख्याति, वह भी एक तरह से उसकी सामाजिक संपत्ति होती है। और कोई भी व्यक्ति उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, या मान प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है, तो उसे हम कहेंगे मानहानि, यानी ख्याति को क्षति पहुंचाना। सामान्य रूप से तो हम इसे ये कह सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लीगल टर्म्स में मानहानि क्या होती है। लीगल टर्म्स में किसी व्यक्ति के संबंध में किसी कथन को शब्दों में, लेख द्वारा, चित्र या महत्वपूर्ण संकेतों द्वारा प्रकाशित करना, जिसके कारण संबंधित व्यक्ति के प्रति घृणा, उपहास या अपमान का भाव पैदा हो और उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगे, तो उसे हम मानहानि कहते हैं। तो मानहानि में मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के कथन शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आपको लर्न करने हैं, जो मानहानि की डेफिनेशन है। डेफर्मेशन, इसमें कथन चाहे लिखित है या मौखिक, तो इसमें शब्दों द्वारा, लेख द्वारा, चित्र या फिर संकेत द्वारा किया जा सकता है, और इससे किसी व्यक्ति के प्रति घृणा, उपहास, अपमान या अपमान का भाव पैदा होता है, या फिर प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, तो इसे हम मानहानि कहते हैं। तो मानहानि का प्रयोग करके या फिर संकेत या रिप्रेजेंटेशन करके भी हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन यानी व्यपदेशन द्वारा, यानी चित्र बनाना, चित्र, संकेत, पुतला आदि सभी आते हैं। तो मानहानिकारक कथन की कसौटी यह है कि उससे सुनने वाले व्यक्ति में उस व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल विचार या भावनाएं पैदा हो। तो मैं आपको एक दो डेफिनेशंस अच्छे अच्छे करवाती हूँ जो विधि शास्त्र ने दी है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेसर विनफील्ड ने क्या इसकी परिभाषा दी है। प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार, जब किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन प्रकाशित किए जाते हैं जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की दृष्टि से साधारणतः गिर जाए, अथवा जिसके परिणाम स्वरूप लोग उसकी उपेक्षा करने लगे, तो ऐसे कथन को मानहानिकारक कहा जाता है। ये डेफिनेशन प्रोफेसर विनफील्ड ने दी है। तो इस तरह से यदि किसी कथन से किसी व्यक्ति के व्यवसाय, कारोबार, वृत्ति को ठेस पहुंचती है या उसकी प्रतिष्ठा का अनादर हो, तो वह कथन मानहानि की कोटि में आता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम कहें, किसी व्यक्ति की योग्यता में कमी का आरोप लगाना, या उसकी ईमानदारी की कमी है यह आरोप लगाना, या फिर कपटपूर्ण आचरण का आरोप लगाना, ये सब मानहानि में गिने जाएंगे। अब हम देखते हैं कि सामन ने इसकी क्या परिभाषा दी है। सामन के अनुसार है, मानहानि के अपकृत्य में किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में बिना किसी कानूनी औचित्य के असत्य तथा मान हानिकारक कथन का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, तो सामन ने कहा कि बिना किसी कानूनी औचित्य के मान हानिकारक कथन का प्रकाशन किया जाना, यह मानहानि होती है। एक और डेफिनेशन में आपको बताती हूँ अंडरहिल की। अंडरहिल ने कहा है कि मानहानि प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला ऐसा झूठा कथन है जिसका प्रकाशन किया गया हो और इस कथन से वादी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची हो तथा कथन को प्रकाशित करने का कोई विधिक औचित्य नहीं हो। यानी अंडरहिल की डेफिनेशन को लर्न करने के लिए आपको 3-4 पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे कि प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला हो, ऐसा कथन झूठा हो और उसका प्रकाशन किया गया हो, और साथ ही वह प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाए और उसका कोई विधिक औचित्य न हो। तो इस तरह से अंडरहिल ने मानहानि की डेफिनेशन बताई है।
मानहानि को हम दो तरह से बांट सकते हैं, दो वर्गों में। मानहानि के एक तरह से कह सकते हैं कि मानहानि के प्रकार क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मानहानि का यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके जो एलएलबी का पेपर होगा उसमें मानहानि के संबंध में किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है। चाहे जो मैंने आपको डेफिनेशन अभी करवाई थी, तो डेफिनेशंस में से कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या आपको मानहानि के प्रकार जो मैं अब करवाऊंगी उसका संबंध में पूछे जा सकते हैं। यह पूछा जा सकता है कि अपमान वचन कब स्वतः अनुयोज्य होता है, या अपमान लेख और अपमान वचन में अंतर क्या है, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि मानहानि के आवश्यक तत्व क्या हैं, या मानहानि के बचाव क्या है। एक और क्वेश्चन आता है गर्भोक्ति के संबंध में, वह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके एलएलबी के पेपर में मानहानि के संबंध में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो अब हम करते हैं कि मानहानि के प्रकार क्या है। मानहानि के दो प्रकार हैं, अपमान लेख और अपमान वचन। ये दोनों आईपीसी के सेक्शन 499 में अपराध माने गए हैं। तो आइए देखते हैं कि अपमान लेख किसे कहते हैं और अपमान वचन किसे कहते हैं। अपमान लेख। अपमान लेख का मतलब है कि ऐसा कथन जो लिखित होता है या फिर अन्य प्रकार से हो सकता है, जैसे कि टाइप किया हुआ, छपा हुआ कोई चित्र, फोटो, सिनेमा, फिल्म, कार्टून, पुतला, या दरवाजे पे कुछ लिख कर चिपकाना, ये अपमान लेख में आते हैं। और अपमान वचन में क्या क्या आता है? अपमान वचन में किसी के प्रति अपमानजनक कोई कथन कहना, संकेत, भाषण आदि, ये सब जिसे सुनकर लोगों के मन में व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या अपमानजनक भाव पैदा हो। तो यह कहा जाता है कि अपमान लेख जो है आंखों के लिए होता है और अपमान वचन कानों के लिए होता है। यानी अपमान वचन जो होता है वह अस्थायी होता है और अपमान लेख जो स्थायी होता है, क्योंकि वो लिखित में होता है इसलिए अपमान लेख स्थायी होता है। इंग्लैंड और अमेरिका में अपमान वचन और अपमान लेख की तरह अपमान वचन हमेशा दंडनीय नहीं होता है, लेकिन वहां पे अपमान लेख हमेशा दंडनीय होता है। लेकिन इंडिया में अपमान लेख और अपमान वचन दोनों को एक समान ही समझा गया है, और आईपीसी के सेक्शन 499 में इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से अपमान लेख के आवश्यक तत्व क्या है कि असत्य कथन हो, उसका स्थायी स्वरूप हो, वह कथन मान हानिकारक हो। तो मान हानिकारक कैसा होता है कि जो चरित्र पर उंगली उठाता है, साख को क्षति पहुंचाता है, वर्ग जाति के संबंध में है, या कोई फैलने वाली बीमारी के संबंध में बता दिया गया है। और साथ ही मान हानिकारक कथन का प्रकाशन हो, और कथन वादी के प्रति हो, और साथ ही बिना औचित्य हो। तो इस तरह से अपमान लेख के ये आवश्यक तत्व होते हैं। इसके हम केसेस देखते हैं अपमान लेख के। हल्टन एंड कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट कैसे इसको डाइसी का जीवन के संबंध में केस भी कहा जाता है। इस केस में एक समाचार पत्र में डाइसी का जीवन नाम का एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें एक चर्च वार्डन आर्टिमस जॉन्स पर फ्रांस में एक अध्यापिका के साथ रहने का दोषारोपण किया गया था। लेख के लेखक को इस नाम से जो वास्तविक व्यक्ति था उसके संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं थी, और उसने यह पूरी तरह से एक काल्पनिक व्यक्ति के रूप में एक कहानी गढ़ी थी। उसने कहानी का जो चरित्र था उसका नाम उसने आर्टिमस जॉन्स रखा था, और यह पूरी तरह से काल्पनिक ही था। लेकिन इत्तेफाक से यह नाम वास्तविक व्यक्ति का निकला, जो कि एक पत्रकार और एडवोकेट था। तो वे व्यक्ति जो उस
जोन्स को जानते थे, तो उन्होंने तो यही समझा कि यह लेख उसके संबंध में था। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह निर्णय दिया कि समाचार पत्र इस अपमान लेख के लिए दायी है। अपने निर्णय में न्यायाधीश लॉर्बन ने कहा कि इस आधार पर प्रतिवादी अपना बचाव नहीं कर सकता कि वह मानहानि करने का आशय नहीं रखता था, या उसका आशय वादी की मानहानि करने का नहीं था। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर वास्तविक रूप से कोई व्यक्ति है और उसका काल्पनिक रूप से नाम किसी ने गढ़ के अगर कोई ऐसा कथन कहा है जो मानहानिकारक है, उसमें भी न्यायालय ने यह कहा है कि वह व्यक्ति मानहानि के लिए दायी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपमान वचन के संबंध में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।